हेलो एंड वेलकम टू केजी क्लब एजुकेशन। आज हम लोग बी एच आई सी 101 हम लोग देख रहे हैं और हम बी एच आई सी 101 के नेक्स्ट यूनिट 1 के नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग आज कवर करेंगे। चलिए, उसमें पढ़ने के लिए क्या है तो सोर्सेज है। इससे पहले हम लोगों ने जोग्राफिकल लोकेशंस ये सबको देखा और हम लोगों ने पाया कि अगर हम जोग्राफी के हिसाब से कैसे हर जगह कल्चर डेवलप हुए। अब हम जानेंगे कि जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे आगे तो उसमें ढेर सारे बहुत पुराने पुराने समय के चीज़ों को भी रिकॉल करेंगे। तो उससे पहले इसलिए सोर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसी सोर्स से हम लोग क्या करते हैं, तो एक हिस्ट्री लिखते हैं। इसलिए आज हम लोग सोर्स को पढ़ेंगे और सोर्स में खास करके आज का जो फोकस रहेगा वो प्राइमरी सोर्स का रहेगा और सेकेंडरी सोर्स का रहेगा। हम लोग आज प्राइमरी सोर्स को भी देखेंगे और सेकेंडरी सोर्स को भी देखेंगे। मेनली कहें तो लिटरेरी सोर्स को देखेंगे। ठीक, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स में एक आता है लिटरेरी सोर्स और एक आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ठीक, एक आता है लिटरेरी और एक आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। यहाँ आप देख सकते हैं ये सोर्स हो गया। सोर्स दो तरह के होते हैं, प्राइमरी सोर्स और दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स। ठीक, एक हो गया प्राइमरी सोर्स, दूसरा हो गया सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स में जब हम चलते हैं तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिटरेरी सोर्स को पढ़ेंगे और आर्कियोलॉजिकल सोर्स पे पढ़ेंगे। तो आज जो हम लोगों का फोकस रहेगा, हमने अभी कहा वो लिटरेरी सोर्स का रहेगा। आज हम लोग लिटरेरी सोर्स को कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्स का एक वीडियो आएगा और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ है, राइटिंग अ हिस्ट्री, राइटिंग अ हिस्ट्री इज़ नॉट लाइक राइट अ स्टोरी। ठीक, हिस्ट्री लिखना कोई स्टोरी लिखने जैसा नहीं है कि कुछ समय बैठे और खुद के दिमाग से कुछ सोचे और लिख दिए। हिस्ट्री लिखने के लिए सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, हिस्ट्री लिखने के लिए सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। सोर्स से हम लोग क्या लिखते हैं, हिस्ट्री लिखते हैं। अब अभी आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि अभी हमने यहाँ पे जैसे सोर्सेज की बात कही, फिर प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, और उसमें हम लोगों ने कहा, अभी हम लोगों ने कहा कि जैसा मैंने कहा कि लिटरेरी सोर्स आज कवर करेंगे और फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्स कवर करेंगे और ये चैप्टर का द एंड हो जाएगा। तो बात आती है सेकेंडरी सोर्स क्या है। तो सेकेंडरी सोर्स वो है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। जिस बुक को, ये BHIC 101 एज एन एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूँ, ये हुआ सेकेंडरी सोर्स। मतलब जब कोई लिटरेरी सोर्स को देखते हुए उसे एक एज अ सोर्स मानते हुए हम लोग एक या एक्सपर्ट एक नई बुक को लिखते हैं तो वो होता है सेकेंडरी सोर्स, जो कि नॉलेज के लिए बनाया जाता है। समझ गए? मतलब हम लोग सोर्स पढ़ रहे हैं, सोर्स में हम लोग प्राइमरी सोर्स में लिटरेरी सोर्स पढ़ेंगे और आर्कियोलॉजिकल सोर्स पढ़ेंगे। ठीक, तो लिटरेरी सोर्स जो वो भी कुछ लिखा हुआ होगा, आर्कियोलॉजिकल सोर्स मॉन्यूमेंट होगा। तो ये सब को पढ़ करके इतिहासकार, हिस्टोरियंस क्या करेंगे, तो एक बुक लिखेंगे। ठीक, ये सबको पढ़ करके एक बुक लिखेंगे और यही बुक क्या होगा, तो यही बुक होगा सेकेंडरी सोर्स। यही बुक क्या होगा, तो सेकेंडरी सोर्स होगा। अब आप लोग समझ गए कि सेकेंडरी सोर्स क्या है और प्राइमरी सोर्स क्या है, ये समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, उसमें क्या है हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट बात करें तो अभी हम लोगों ने कहा, जैसा हमने कहा कि लिटरेरी सोर्स आज पढ़ना है, आज हम लोगों को लिटरेरी सोर्स पढ़ना है। तो यही लिटरेरी सोर्स में नेक्स्ट यूनिट इसी का है। जैसे यहाँ देख सकते हैं लिटरेरी सोर्स, लिटरेरी सोर्स में क्या क्या पढ़ने के लिए है वो देखिए। लिटरेरी सोर्स में पढ़ने के लिए आ जाएगा आपको वैदिक लिटरेचर। इसको डिटेल से पढ़ेंगे, वैदिक लिटरेचर में बहुत ज़्यादा पढ़ना है। बस एक बार समझ लेना है, इसमें याद करने का जो पॉइंट है उसे आप बार बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। तो वैदिक लिटरेचर है, एपिक है, पुराण है, संगम लिटरेचर है, बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जैन लिटरेचर है, ढेर सारे बायोग्राफीज़ हैं, पोइट्री, ड्रामा, ये सब है, पुराण है और कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। तो ये हम क्या करेंगे, हम लोग इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे।
तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। जैसे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में है, एक चैलेंज है। यहाँ पे चैलेंज की बात कही जा रही है। चैलेंज है किसको लेकर के? तो चैलेंज है लिटरेरी सोर्स को लेकर के। लिटरेरी सोर्स को लेकर के चैलेंज है। और उसके एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, जब भी लिटरेरी सोर्स कहीं भी आएगा तो उपिंदर सिंह का नाम जरूर आएगा। तो उपिंदर सिंह क्या कहते हैं? इफ अ टेक्स्ट कंपोज्ड एट अ स्पेसिफिक पीरियड, अगर कोई टेक्स्ट स्पेसिफिक पीरियड में कंपोज किया जाता है, किसी खास समय में, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए एक पर्टिकुलर समय है, और उस वक्त अगर कोई टेक्स्ट तैयार किया जाता है, कंपोज किया जाता है, तो इसे हम लोग हिस्टोरिकल सोर्स में यूज कर सकते हैं। मतलब वो ऐसा टेक्स्ट जो कम समय में, किसी निश्चित समय में तैयार किया गया हो, तो उसे हम लोग हिस्टोरिकल सोर्स मानेंगे। उसको उसमें हमें कम प्रॉब्लम आएगी, उससे हमें हिस्ट्री सेकेंडरी सोर्स बनाने में हमें उससे कम परेशानी आएगी। लेकिन अगर वही पुरानी टेक्स्ट, हाँ, पुराना जो भी लिटरेरी सोर्स है, अगर वही सोर्स अगर हम लोग ये देखते हैं कि लंबे समय तक लिखा गया हो, अगर कोई जैसे महाभारत हो गया, ये इसका इतिहास बहुत लंबे समय तक चलता रहा। हाँ, 200 साल, 200 साल, 300, 400, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे समय तक देखिएगा कि योद्धाओं का पुनर्जन्म तक हो जाता है। तो ये टेक्स्ट को एज अ सोर्स यूज करके सेकेंडरी सोर्स बनाना, इसमें थोड़ा क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स दिखता है, ऐसा उपेंद्र सिंह कहते हैं। तो ओवरऑल क्या कहें, तो जो टेक्स्ट किसी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का हो, तो उसे हम लोग उससे अगर हम सेकेंडरी सोर्स बनाते हैं, उसे एज अ सोर्स हम लोग यूज कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम कम आएगी। लेकिन अगर कोई टेक्स्ट बहुत लंबे समय तक लिखा गया हो, तो उसे टेक्स्ट मानना बहुत मुश्किल भरी बातें होगी, क्योंकि उस वक्त की क्या सोसाइटी रही थी वो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि टेक्स्ट तो वही है, लेकिन अंतराल उसे बहुत लंबे समय तक चला, सालों तक चला, सदियों तक चला। तो उससे क्या होगा, वहाँ का कल्चर अफेक्ट होता रहेगा, और रियल कल्चर क्या था उस वक्त का, वो हम लोगों को पता नहीं चल पाएगा। तो उपिंदर सिंह इसी बात को लेकर के यहाँ बोलते हैं। ये एक चैलेंज है किसको लेकर के? तो लिटरेरी सोर्स को लेकर के। लेकिन वही अगर आर्कियोलॉजिकल सोर्स रहे, ठीक है, वही अगर आर्कियोलॉजिकल सोर्स रहे, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स तो एक डेफिनिट है, जो स्ट्रक्चर खड़ा है वो खड़ा है। ठीक, आर्कियोलॉजिकल सोर्स में क्या है, जो स्ट्रक्चर खड़ा है वो खड़ा है, तो उसे हम लोग अच्छे से रीड कर लेते हैं। लेकिन लिटरेरी सोर्स वही सही है, जो एक स्पेसिफिक पीरियड को सही तरीके से शो करता है। यही उपिंदर सिंह कहना चाह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हम लोग देखते हैं। हाँ, अब हम लोग पढ़ते हैं वैदिक लिटरेचर। यहाँ हमने देखा था ना इस जगह, यहाँ लिटरेरी सोर्स में वैदिक लिटरेचर, तो इसे अब हम लोग अब पढ़ेंगे। वैदिक लिटरेचर का मतलब क्या होता है? वैदिक एक शब्द है विद, विद से बना है वैदिक। यहाँ देखिएगा, विद से बना है वैदिक। विद क्या है? संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है टू नो, किसी चीज़ को जानना। हाँ, उसका मतलब होता है विद। और वैदिक लिटरेचर में जितनी भी ज्ञान है, एक्चुअली वो श्रुति हुआ करती थी। मतलब वो पहले सुन करके, ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान किसी के कानों में कहा, और फिर वो जनरेशन टू जनरेशन वो दूसरे को बोले, वो तीसरे को, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी ये ज्ञान लोगों तक पहुंचने लगा। तो वही है वेद। वेद मतलब क्या होता है? नॉलेज। वेद मतलब क्या होता है? नॉलेज, ज्ञान। और ये पहले कैसे लिया जाता था? तो श्रुति मतलब सुन करके लिया जाता था, ज्ञान सुन करके पहले लिया जाता था। अब जब हम वेद की बात करें, तो वेद में एक है संहिता, एक है ब्राह्मणाज, एक है आरण्यक, और एक है उपनिषद। तो जब हम वेद पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग संहिता पढ़ते हैं, ब्राह्मण पढ़ते हैं, आरण्यक पढ़ते हैं, और उपनिषद पढ़ते हैं।
उसमें भी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे फिर हम लोग एक नए क्लास में एक नए स्लाइड में देखेंगे, वो है संहिता। संहिता को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस संहिता वाले सेक्शन को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा नॉलेज तो हमें इस संहिता वाले सेक्शन से ही मिल जाता है। उसके बाद बचेगा ब्राह्मण, ब्राह्मणाज, फिर आरण्यक और उपनिषद, उसे हम लोग देख ही लेंगे। तो जब बात संहिता की आती है, वेद में ये चार हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। आपको ध्यान में रखना है, मेनली संहिता को बहुत अच्छे से पता रखिएगा। एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट ये जानना बहुत ज़रूरी है। बाकी ये सारे चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। संहिता में क्या आता है? ऋग्वेद आता है, अथर्ववेद आता है, सामवेद आता है और यजुर्वेद आता है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद ये संहिता में आएगा। तो इसे हम लोग बोलेंगे ऋग्वेद संहिता, अथर्ववेद संहिता, सामवेद संहिता और यजुर्वेद संहिता। हम लोग इसे ऐसे डिनोट कर सकते हैं। फिर आता है ब्राह्मणाज। इसमें ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, गौपथ ब्राह्मण, तांड्य महाब्राह्मण, जैमिनिया ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण, ये सब पढ़ने के लिए है। आरण्यक की बात करें तो ऐत्रेय आरण्यक मिलेगा, तैत्रीय आरण्यक मिलेगा। उपनिषद में हमें महाउपनिषद मिलेगा, तैत्रीय उपनिषद मिलेगा और मुंडक उपनिषद मिलेगा, जिसमें मुंडक उपनिषद जानना जरूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के व्यू से भी इसे हम लोग जानेंगे। तो मुंडक उपनिषद को अच्छे से समझ के रखिए, और संहिता में ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, इसे समझ के रखिए। इसके बाद ये सब जानने के बाद और कुछ चीज़ें जिसे हम लोगों को याद रखना चाहिए, वो है उपवेद। चार उपवेद हुए, ये यहाँ पे देखिए आप, चार उपवेद हुए। इस जगह देखिए चार उपवेद है। चार उपवेद में एक है आयुर्वेद, एक है आयुर्वेद, लिख लीजिएगा, अगर सही से नहीं दिख रहा है तो नोटबुक में नोट कर लीजिए। एक है आयुर्वेद जो कि ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है। एक है शिल्पवेद जो कि अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। एक है गंधर्व जो कि सामवेद का उपवेद माना जाता है। गंधर्व हम लोग जानते हैं कि संगीत से जुड़ा हुआ शब्द है। और एक है धनुर्वेद, हाँ धनुर्शिक्षा, जो कि यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। ये चार उपवेद है। तो चार उपवेद कौन कौन से हैं? आयुर्वेद, शिल्पवेद, गंधर्ववेद और धनुर्वेद। हाँ सॉरी, तो आयुर्वेद, शिल्पवेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, ये चार वेद याद रखिएगा। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है, गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है और धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसे आप लोग क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। फिर आता है एक और चीज़, वो है वेदांग। 6 वेदांग हैं जिसे हम लोग जानेंगे आज। एक है शिक्षा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। 6 वेदांग हैं। कौन कौन से वेदांग हैं? तो शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है। इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इस स्लाइड में जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं, मैं इरेज कर देता हूँ। इस स्लाइड पे जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं उसे आप लोग या तो स्क्रीनशॉट करके रख लें या नहीं तो नोटबुक में नोट कर लें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे आप लोगों को ध्यान में रखना ही चाहिए। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आगे हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे? आगे हम लोग पढ़ेंगे वैदिक लिटरेचर के संहिता के जितने भी पार्ट हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, अभी हम लोग इस सेक्शन को पढ़ेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या है? चलिए, संहिता है। संहिता अभी हमने कहा कि ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है। संहिता में क्या क्या चीज़ है? तो भजन है जिसको कि हम हाइम बोलते हैं, इनकैंटेशन है जो कि जादू टोना कहलाता है, और बेनेडिक्शन है जिसे कि आशीर्वाद जो प्राप्त हुई होती है वो है। तो संहिता में यही सब चीज़ें, भजन है, जादू है, आशीर्वाद है, जिसको इंग्लिश में हम लोग हाइम कहेंगे, इनकैंटेशन कहेंगे और बेनेडिक्शन कहेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है। ये संहिता में
एक्चुअली क्या किया हुआ है, संहिता में यही सब चीज़ पिरोया हुआ है, यही सब चीज़ से एक संहिता बना है। और इसी संहिता में ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, और ये सारे चीज़ में हमें यही मिलेंगे, हाइम मिलेंगे, इनकैंटेशन मिलेंगे, बेनेडिक्शन मिलेंगे, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ने को मिलेंगे। तो पहला हम लोग देख लेते हैं ऋग्वेद। चलिए 1 सेकेंड, ऋग्वेद देखते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। ये याद रखेंगे, ये बहुत जरूरी है। ऋग्वेद में एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है। ग्रेजुएशन में तो मानिए आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव आएगी, जिसमें आपको डिनोट करना ही होगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, अगर क्वेश्चन इससे आ गया। लेकिन अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आपको ये सब चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। चलिए, इस 10 मंडल में एक और ख़ास बात है। जैसे 10 मंडल 1 से लेकर 10 तक होगा, ठीक है, लेकिन ऋग्वेद जो है कुछ पार्ट, कुछ बुक इसके पहले लिखाए गए, पहले कंपोज किए गए हैं, कुछ बुक बाद में कंपोज किए गए हैं। वो चीज़ ध्यान में रखिएगा। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ठीक है। 10 मंडल में 2 से लेके 7 तक, कहाँ से कहाँ तक? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 से 7 जब जो 2 से 7 मंडल जो है, 2 से लेकर के 7 बुक जो है वो पहले लिखी गई है, अर्लीस्ट। कब? तो 1500 बीसी, 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक। 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी के बीच में ऋग्वेद के 7 से लेकर 10 कितने बुक हो गए? 7, 8, 2 से लेकर के 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक, 6 हो गए। तो 6 बुक जो हैं, बुक 2 से लेकर के बुक 7 तक, मंडल 2 से लेकर मंडल 7 तक, ये पहले लिखा गया है, ठीक। तो कब लिखा गया है? तो 1500 बीसी से 1000 बीसी। तो ये जो पीरियड है 1500 बीसी से 1000 बीसी, ये कहलाता है कौन सा पीरियड? ऋग वैदिक पीरियड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऋग वैदिक पीरियड, ठीक है। ऋग वैदिक पीरियड इसी को कहते हैं, जब 2 मंडल से 2 से 7 तक बुक लिखा गया था। टाइम 1500 बीसी से 1000 बीसी। बाकी के बचे बुक, पहला मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल, 1, 8th, 9th, 10th, ये बाद में लिखे गए। कब? तो ये 1000 बीसी से 500 बीसी के बीच में लिखे गए। इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं लेटर वैदिक पीरियड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेटर वैदिक पीरियड। इसे हम लोग लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं, क्योंकि ये बाद में लिखा गया है। तो याद रखेंगे, बुक 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये पहले लिखे गए हैं। बुक 1, 8, 9, 10 ये बाद में लिखे गए हैं। तो ऋग्वेद में हमें क्या मिलता है? तो नॉलेज ऑफ सॉन्ग्स ऑफ प्राइज। ऋग्वेद में हमें क्या मिलता है? नॉलेज ऑफ सॉन्ग्स ऑफ प्राइज, ठीक है। स्तुति मिलती है, हाँ, हम लोग जो स्तुति करते हैं, भगवान की जो उपासना करते हैं, तो वो इसमें हमें ऋग्वेद में वही मिलता है। अथर्ववेद में क्या मिलता है? अथर्ववेद में हमें मैजिकल फार्मूला मिलता है, जादू टोना वाला जो भी बात है वो अथर्ववेद में मिलता है। सामवेद में हमें क्या मिलता है? तो नॉलेज ऑफ मेलोडीज, धुन की जो ज्ञान है वो हमें सामवेद में मिलती है। और यजुर्वेद में हमें युद्ध और सेक्रीफाइस का फॉर्मूला मिलता है। युद्ध का तरीका और सेक्रीफाइस का फॉर्मूला यजुर्वेद में मिलता है। तो समझ गए होंगे, यजुर्वेद में युद्ध और सेक्रीफाइस होता था, अश्वमेध यज्ञ, ये सब यजुर्वेद में मिलता है। सामवेद में हमें संगीत, मेलोडीज, धुन वो मिलती है। अथर्ववेद में हमें क्या मिलती है? तो मैजिकल फार्मूला। और एक और चीज़ है मेडिसिन। अथर्ववेद में हमें मेडिसिन की नॉलेज कुछ मिलती है और मैजिकल फार्मूला मिलता है। ऋग्वेद में हमें क्या मिलती है? सॉन्ग ऑफ प्राइज, मतलब भजन जो है, स्तुति जो है, वो ऋग्वेद में मिलता है। इसे मैं इरेज कर देता हूँ, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले लें। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ब्राह्मणाज है। हम लोगों ने संहिता खत्म कर लिया, अब आए हम लोग किस पे? ब्राह्मण पे। कितने ब्राह्मणाज हैं वो हम लोग देखते हैं। ब्राह्मणाज कौन कौन से हैं? ऐत्रेय हैं, कौशितकी हैं, ये ऋग्वेद में आते हैं। ऋग्वेद में एक आते हैं कौशितकी, दूसरे
ऐत्रेय और कौशिकी ऋग्वेद में आते हैं। ये ध्यान में रखेंगे। अथर्ववेद में कौन से ब्राह्मण आते हैं? गौपथ ब्राह्मण आते हैं। सामवेद में कौन से ब्राह्मण आते हैं? तो तांड्य महा और जैमिनिया आते हैं, ये सामवेद में आते हैं। यजुर्वेद में कौन से ब्राह्मण आते हैं? तो शतपथ ब्राह्मण आते हैं। ब्राह्मण में बस इतना ही जानना है। ये प्रोज टेक्स्ट है, गद्य में लिखा हुआ चीज़ है ये, और ये धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में बताता है। ठीक है, इसमें हमें सेक्रीफाइस मिलता है, बलिदान मिलता है, उसको बलिदान को करने का तरीका हमें ब्राह्मण में मिलता है, और मिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्रीफाइस एंड सेरेमनीज। ठीक है, तो रहस्यमय ढंग के जो सेक्रीफाइस सब होते हैं, सेक्रीफाइस के रहस्य क्या है, सेक्रीफाइस बलिदान के रहस्य क्या है, वो सब हमें ब्राह्मण में बताया जाता है। ये इसलिए बताया जाता है ताकि पहले ब्राह्मण सब सेक्रीफाइस को एक रहस्य के तौर पे उसका कॉन्सिक्वेंसेस बताते थे, तब जाकर के जो भी अनुष्ठान राजाओं द्वारा किया जाता था वो ब्राह्मण को बुला करके ही किया जाता था। तो इसलिए ब्राह्मण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो याद रखेंगे। ऋग्वेद में ब्राह्मण है ऐत्रेय कौशिकी, अथर्ववेद में गौपथ ब्राह्मण, सामवेद में तांड्य महा जैमिनिया है, और यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण है। इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, ये सोर्सेज है, इसे हल्के में तुरंत ख़त्म कर देना है, क्योंकि इसके बाद तो रियल चैप्टर शुरू होगा सोर्सेज को पढ़ने के बाद। ठीक है, अब आता है आरण्यक। आरण्यक क्या है? आरण्यक कर्म कांड पे ध्यान देता है। आरण्यक क्या है? तो आरण्यक कर्म कांड पे ध्यान देता है। आरण्यक के बारे में कहा जाता है कि ये फॉरेस्ट, जंगल में कंपोज किया गया है। ये जो वैदिक लिटरेचर है ये जंगल में कंपोज किया गया है। कौन सा? तो आरण्यक। इतना ध्यान में रखें कि आरण्यक जो है वो जंगल में क्या किया गया है, तो कंपोज किया गया है। ये सेक्रीफाइस ऑफ वेदास, रिचुअल सेक्रीफाइस की बात करता है, जिसमें आइडेंटिफिकेशन, डिस्कशन और डिस्क्रिप्शन की बातें लिखी गई हैं। आइडेंटिफिकेशन है किसका? तो रिचुअल्स सेक्रीफाइस का। डिस्कशन किया गया है सेक्रीफाइस क्यों जरूरी है, और डिस्क्रिप्शन भी उसका दिया गया है, सेक्रीफाइस का विधि भी दिया हुआ है। तो आरण्यक, इसमें जो याद करने वाला पॉइंट है, ध्यान रखने वाला पॉइंट है, वो है आरण्यक जंगल में कंपोज किया गया है। आरण्यक कहाँ कंपोज किया है? तो जंगल में कंपोज किया गया है। आरण्यक भी दो तरह का है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आरण्यक एक है ऐत्रेय आरण्यक और एक है तैत्रेय आरण्यक। ठीक, एक ऐत्रेय आरण्यक है। ऐत्रेय आरण्यक वो थे जो कि सेक्रीफाइस को सही तरीके से परफॉर्म करते थे, और उसे बोलते थे जो जो सेक्रीफाइस, जो बलिदान का तरीका सही है और सही तरीके से जो बलिदान को एक रिचुअल था सेक्रीफाइस, इसे पूरा करता है, वो भगवान के घर जाता है, मतलब भगवान ईश्वर की प्राप्ति होती है। लेकिन ऐत्रेय ब्राह्मण में ये बात कही गई है, ध्यान रखिएगा। ऐत्रेय आरण्यक में ये बात कही गई है कि अगर अनुष्ठान, किसका अनुष्ठान? तो बलिदान का अनुष्ठान अगर सही तरीके से किया गया है तो वो भगवान के पास जाते हैं, और वो जो बलिदान का अनुष्ठान सही तरीके से नहीं करते हैं, जो रूल का वायोलेशन करते हैं, उनका बहुत छोटे छोटे कीड़े मकोड़े में जन्म होता है। ऐत्रेय आरण्यक में ये बात कही गई है। एक है तैत्रेय आरण्यक। तैत्रेय आरण्यक में हमें सूर्य नमस्कार के बारे में ज्ञान मिलता है और योग सूत्र का ज्ञान मिलता है। ये ध्यान में रखेंगे, इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि तैत्रेय आरण्यक में हमें सूर्य नमस्कार के बारे में मिलता है ज्ञान, और योग सूत्र के बारे में हमें ज्ञान मिलता है। नेक्स्ट कौन सा है? उपनिषद। उपनिषद, अभी हमने क्या देखा? आरण्यक। आरण्यक में हमने क्या देखा? कर्म कांड की बात कही गई है आरण्यक में। अब हम लोग आते हैं उपनिषद पे। उपनिषद में क्या? ज्ञान कांड की बात कही गई है। जहाँ आरण्यक फॉरेस्ट में लिखा गया था और बलिदान अनुष्ठान पे फोकस किया गया था, उसके रूल्स रेगुलेशंस बताए गए थे, वहीं उपनिषद जो है वो ज्ञान कांड की बात करती है, वो ज्ञान का बात करता है। उपनिषद टोटल 108 उपनिषद है, इसे आप लोग ख्याल रखेंगे। उपनिषद 108 है। उपनिषद दो भाग को तोड़ के बना है। एक उप मतलब होता है नज़दीक, नियर, और एक होता है निषद। निषद मतलब बैठ जाना, मतलब ईश्वर के नज़दीक, ईश्वर या फिर गुरु के नज़दीक बैठ करके ज्ञान लेना, यही क्या होती है? यही उपनिषद कहलाता है। ठीक, उपनिषद ये जैसे गुरु हो गए या ईश्वर हो गए, और उनके समीप बैठ करके ज्ञान लेना, ठीक है, उनकी पूजा आराधना करना,
ये उपनिषद है। ठीक, उप मतलब नियर, निषद मतलब टू सिट डाउन। उपनिषद में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो ख्याल रखना है, जो याद रखना है, वो है वसुधैव कुटुंबकम। हम्म वसुधैव कुटुंबकम हम लोग जान रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट शब्द है। आजकल तो ढेर सारे जगह पे ये सुनने को मिलता है, पॉलिटिक्स में भी। तो वसुधैव कुटुंबकम महा उपनिषद में लिया गया है। ये कहाँ लिया गया है? तो महा उपनिषद में लिया गया है। अतिथि देवो भवः की बात कहाँ कही गई है? तैत्तिरीय उपनिषद में कही गई है। तो महा उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम है, तैत्तिरीय उपनिषद में अतिथि देवो भवः है, और मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते है। ठीक, तो ये सबका अर्थ आपको पता ही होगा। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। अतिथि देवो भव, अतिथि क्या है तो देवता के समान है। और वसुधैव मतलब सारा जहाँ जो है वो कुटुंब है, वो अपने हैं, अपने परिजन ही हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम की बात हो गई, वो महा उपनिषद में। अतिथि देवो भव तैत्तिरीय उपनिषद में, और सत्यमेव जयते का जिक्र हमें मिलता है मुंडक उपनिषद में। उपनिषद भी पूरा हो गया। नेक्स्ट चलते हैं आप सूत्र पे। सूत्र ये जान लेते हैं, एक एक्स्ट्रा चीज़ है जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। सूत्र भी स्मृति का आधार है। ये भी बोला गया और ध्यान में जो भी है मन मतलब श्रुति के बाद स्मृति आती है। मतलब गुरु ने ज्ञान दिया बोलकर, हम लोगों ने उसे सुना, उसे कहते हैं श्रुति। जैसे वेदों का नॉलेज हम लोगों का श्रुति है, सुन करके हम लोगों ने गुरु ने कहा और हम लोगों ने सुना, सुन करके उसे याद रखना स्मृति कहलाती है। तो वेदों को जब हम लोगों ने सुन करके याद रखा तो वो स्मृति हो गया। और ये भी बड़े बड़े साधु संत जिन्हें वेदों का ज्ञान था, उन्होंने ही ये सूत्र लिखा है। सूत्र तीन तरह के हैं। एक है श्रोत सूत्र। श्रोत सूत्र में क्या है तो महाबलिदान की बात कही गई है। एक है गृह सूत्र। गृह सूत्र में सिंपल सेरेमनी की बात कही गई है, जो घर में होता है, डेली लाइफ में होता है। और एक है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र में धर्म सूत्र क्या है तो ओल्डेस्ट लॉ बुक है, कानून की किताब। जैसे मनुस्मृति धर्म सूत्र में है। धर्म सूत्र का परफेक्ट एग्जाम्पल है मनुस्मृति, जिसमें क्या है तो लॉ कानून लिखा गया है इसमें। ठीक है, हिंदुओं का कानून मनुस्मृति में मिलता है। ठीक, एंशियंट लीगल टेक्स्ट है ये, सबसे पुराना ये लीगल टेक्स्ट है। ठीक, कब से तो सेकेंड सेंचुरी बीसी से थर्ड सेंचुरी एडी के बीच में इसे कंपोज किया गया है। तो मनुस्मृति धर्म सूत्र का एग्जाम्पल है, वो पता इसी बात से पता चलता है। तो धर्म सूत्र क्या है तो लॉ बुक है। गृह सूत्र क्या है तो डेली लाइफ में जो हम लोग काम करते हैं उसके बारे में बताया गया। स्रोत सूत्र क्या है तो महाबलिदान की बात कही गई है इस तीन सूत्र में। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र, ये तीन सूत्र भी आप लोग याद रखेंगे। सोर्स में थोड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि जो जानना है उसे जानना है। अब हम लोग आते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र पे। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या है तो ये एक कानूनी ग्रंथ है, जिसमें राज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था इन दो बातों पे फोकस की गई है। ये एक कानूनी ग्रंथ है जिसपे राज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, ठीक, अर्थव्यवस्था और राज व्यवस्था पे बात कही गई है। 15 बुक हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, जिसमें कि बुक 2 से लेकर के दूसरा बुक, सेकंड बुक और थर्ड बुक ये अर्लियर डेट पहले लिखा गया है, बाकी के बाद में हमें देखने को मिलता है। तो इतना ध्यान में रखना है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें किसका नॉलेज मिलता है, किस राजा का, तो मौर्य पीरियड का हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है। इसी वक्त का एक और लिटरेरी सोर्स है इंडिका, याद रखेंगे। इसी तरह का इसी समय का है इंडिका, जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखी गई थी। यहाँ से भी हमें मौर्य के बारे में ही पता चलता है। आगे हम लोग ये सब अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम लोग चलते हैं एपिक पे। एपिक क्या है तो महाकाव्य है। महाकाव्य को एपिक कहते हैं, जिसमें एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। रामायण को किसने लिखा तो ऋषि वाल्मीकि ने लिखा। महाभारत को किसने लिखा तो ऋषि व्यास ने लिखा। महाभारत में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट टाइम महाभारत सीन इन स्कल्पचर ऑफ गुप्ता पीरियड। महाभारत का जिक्र सबसे पहले हमें गुप्ता पीरियड का जो स्कल्पचर है वहाँ से देखने को मिलता है।
और दूसरा चीज़ क्या है, ये पुराना है, महाभारत पुराना ग्रंथ है, पुरानी ग्रंथ है। 10th BC से 6th सेंचुरी BC तक ये हमें देखने को मिलता है। कौरव पांडव के युद्ध का जिक्र है इसमें, और शायद ये पोस्ट वैदिक पीरियड में रहा होगा, ऐसा माना जाता है। रामायण और महाभारत ये 500 BC से लेकर के 500 सेंचुरी सी तक का है। 500 BC टू 500 सी के इतिहास को ये दर्शाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किस पे, पुराण पे। पुराण क्या है, तो पुराण एक हिंदू टेक्स्ट है, व्यास को समर्पित है। ऋषि व्यास ने पुराण की रचना की है। गुप्ता पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। पुराण टोटल 18 हैं, 18 पुराण हैं, और ढेर सारे ज़्यादा और बहुत ज़्यादा उप पुराण हैं, और मल्टीफेरेसियस टॉपिक है, विभिन्न विषयों को शामिल करके पुराण बनाया गया है। इतना चीज़ पुराण से आप लोगों को याद रखना है। हिंदू टेक्स्ट है, व्यास को समर्पित है ये पुराण, और गुप्ता पोस्ट गुप्ता पीरियड का इंफॉर्मेशन देता है। पुराण का टोटल नंबर 18 है, और ढेर सारे उप पुराण हैं, और विभिन्न विषयों को ये शामिल करता है पुराण। इन्फॉर्मेशन पुराण से हमें किस किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे हर्यक डायनेस्टी की, शिशुनाग पीरियड का, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व, ये सब के बारे में हमें पुराण से ही नॉलेज मिलता है। जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट है नाग पीरियड। नाग पीरियड जितने भी राजा के बाद में नाग लगा रहता था, ये जो डायनेस्टी था नाग डायनेस्टी, उसके बारे में हमें पुराण से क्या मिलता है, तो नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिलता है। आगे हम लोग नाग डायनेस्टी को भी अच्छे से पढ़ेंगे। पुराण से हमें जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन भी मिलता है, जैसे रिवर्स के बारे में, लेक्स के बारे में, माउंटेन के बारे में, प्लेसेस, अलग अलग जगहों के बारे में मिलता है। ठीक, पुराण से हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिलता है कि मेजर कल्ट जो हिंदू का है वो 3 है, विष्णु हैं, शिव हैं, और शक्ति है। विष्णु, शिव, शक्ति, ये 3 मेजर कल्ट है, और 3 माइनर कल्ट जो हैं वो है क्या, गणपति, कृष्ण, ब्रह्मा और कार्तिकेय। गणपति, कृष्ण, ब्रह्मा और कार्तिकेय, ये माइनर कल्ट हैं, और 3 मेजर कल्ट हैं, विष्णु, शिव और शक्ति। 4 हो गया ना, हाँ हाँ, माइनर कल्ट 4 हो गया, जिसमें गणपति जी हैं, कृष्ण हैं, और कृष्ण भगवान हैं, ब्रह्मा जी हैं, और कार्तिकेय जी हैं। ये सब माइनर कल्ट हैं। ये सब का इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलता है, तो पुराण से ही मिलता है। आप देख सकते हो कि पुराण से कितने वास्ट इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिलते हैं। यही सब इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से निकालें, तब जा करके सेकेंडरी सोर्स बनता है जो हम लोग पढ़ाई करते हैं। पुराण में कौन कौन से पुराण हैं वो देख लीजिए। पुराण में अग्नि पुराण है, भागवत पुराण है, ब्रह्म पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, गरुड़ पुराण है, विष्णु पुराण है, और वायु पुराण है। अग्नि पुराण में हमें कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो अग्नि पुराण से हमें रिचुअल, धार्मिक अनुष्ठान के बारे में, पूजा पाठ के बारे में मिलता है। कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में हमें अग्नि पुराण से मिलता है। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान के बारे में मिलता है। मिथोलॉजी, पौराणिक कथा जो भी है वो। उसके बाद सेंसोलॉजी, जेनियोलॉजी, वंशावली जो राजाओं का मिलता है। लॉ, कानून मिलता है, मार्शल लॉ मिलता है, ज्योग्राफी मिलती है, एरिया की मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन। ये सब हमें कहाँ से मिलता है, तो अग्नि पुराण से मिलता है। तो आप सोच सकते हैं कि अग्नि पुराण कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्या है, पुराण के 5 ब्रांच हैं। पुराण काफ़ी लंबा है, चलिए देख लेते हैं। 5 ब्रांच है पुराण के। वो हैं, एक है सर्ग है, एक प्रतिसर्ग है, एक मानवता मानवता मा, मानवातार मानवातार है, सॉरी मानव अवतार जो कहेंगे हम। एक वंश हो गया, वामसा जिसको कहेंगे, और एक वंशानु चरित्र है जिसमें। तो यहाँ पे सर्ग में हमें क्या देखने को मिलता है, एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ, वो हमें सर्ग से पता चलता है। रिक्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स जो है का रिक्रिएशन हमें प्रतिसर्ग से पता चलता है। मानवावतार से हमें मनु के पीरियड का पता चलता है, और भगवान जी के ढेर सारे अवतार के बारे में।
वामसा जिसको वंश कहेंगे, वंश में हमें जीनियोलॉजिकल लिस्ट मिलता है भगवान के, राजा के और साधु संत के, भगवान के, गॉड के, किंग के और सेजेस साधु संत के जो वंशा वृक्ष है वो हमें कहाँ से मिलता है, तो वो हमें वंश जो कि पुराण का एक पार्ट है वहाँ से मिलता है। उसके बाद वंशानु चरित्र है, ये वंश है, ये वंशानु चरित्र है जिसमें रॉयल डायनेस्टी जो भी राजा का डायनेस्टी था उसके बारे में हमें पता चलता है किससे, वंशानु चरित्र से। तो ये हो गए पुराण के 5 ब्रांच। चलिए पुराण खत्म हुआ, अब आता है संगम लिटरेचर, लिटरेरी सोर्स का एक और इम्पोर्टेंट जो कि साउथ इंडिया के बारे में हमें बताता है। बाकी वो सब ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया के बारे में बता रहा था, संगम लिटरेचर हमें साउथ इंडिया के बारे में भी बताता है। ये 400 BC से 300 AD के बीच में ये कंपोज किया गया। इसमें क्या क्या है, तो इसमें छोटे और बड़े कविता शामिल हैं। और संगम क्या था, तो एक असेंबली थी, ढेर सारे महान विद्वान आदमी असेंबल होते थे और बैठ कर के एक लिटरेरी वर्क पे काम करते थे। और कहा जाता है कि ये सालों साल सदियों तक चलता रहा और बहुत सारे बहुत ज़्यादा राजा इसमें पार्टिसिपेट किए और ये कई सालों तक चला, कई सौ सालों तक चला। तो संगम इसलिए इसीलिए इसे हम लोग संगम कहते हैं। संगम मतलब क्या होता है, असेंबली। लेकिन रिकॉर्ड में जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें 3 संगम हम लोग पढ़ते हैं, 3 संगम हुए, पहला मदुरई में हुआ, दूसरा कपाटपुरम में हुआ और तीसरा फिर से मदुरई में हुआ। 3 जगह पे हुआ। तो मदुरई पहला और दूसरा संगम का टेक्स्ट जो है वो खो चुका है, लेकिन पहले और दूसरे संगम में एक ही टेक्स्ट, एक ही लिटरेरी वर्क रहा जो है तोलकापियम। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे कि तोलकापियम पहला और 3 संगम हुए, पहला दूसरा तीसरा, पहला हुआ मदुरई में, दूसरा कपाटपुरम में, तीसरा मदुरई में। तो पहले 2 का जितना भी वर्क था वो खो गया, लेकिन एक वर्क जो है वो बच गया, वो है तोलकापियम, तोलकापियार के द्वारा लिखा गया था। बाकी तीसरा जो मदुरई में हुआ, थेन मदुरई उस वक्त उसको कहते थे, तो उसमें जितना भी काम हुआ, लिटरेरी वर्क हुआ, वो सरवाइव कर गया। ठीक है, वहाँ उसमें जितना भी बुक लिखा गया वो सब अभी भी है। उसी में 2 इम्पॉर्टेंट है, एक है इट्टू टोटोकई और एक है पत्तू पत्तू। इट्टू टोटोकई में 8 साहित्यिक संग्रह हैं और पत्तू पत्तू में 10 क्या हैं, काव्य हैं, 10 कविताएं हैं। वो ये 2 शब्द को भी आप याद रखेंगे, इट्टू टोटो गई और पत्तू पत्तू, ये 2 आखिरी इम्पोर्टेंट हैं जो कि बचे हुए हैं। और पहले संगम का तोलका पियार इम्पोर्टेंट है, ये भी सरवाइव कर गया है। संगम लिटरेचर से इतना ही जानना है सोर्स के लिए। अब कुछ डाउट संगम लिटरेचर को भी लेकर के है और जहाँ डाउट होगा वहाँ पे आएंगे उपेंद्र सिंह। एक्चुअली ये बताते हैं कि लिटरेरी सोर्स में संगम लिटरेचर में कहाँ पे डाउट होता है एज अस लिटरेरी सोर्स उसको समझने में। तो 2008 में उपेंद्र सिंह ने कहा कि पहले अर्ली क्लासिकल तमिल लिटरेचर जो हैं वो तमिल लिटरेचर हैं, ना कि संगम लिटरेचर। कि मतलब संगम, वो जो 3 संगम हुए, क्या उस वक्त के लिटरेरी सोर्स बचे हुए हैं या नहीं बचे हुए, उसमें डाउट है, इसलिए इसे तमिल लिटरेचर के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। खैर, संगम लिटरेचर वो है जिसे हम लोग साउथ के हिस्ट्री को समझते हैं, वही संगम लिटरेचर है। हम लोगों को बस इतना ही समझना है बुक के व्यू से। अदर फैक्ट्स संगम लिटरेचर के बारे में कहा गया है, इन्फॉर्मेशन ऑफ वेराइड थीम ऑफ एवरीडे लाइफ। प्रत्येक प्रत्येक दिन के लाइफ पे इंफॉर्मेशन मिलता है, अलग अलग थीम पे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के। नेम ऑफ द किंग मिलता है हमें संगम लिटरेचर से, जो कि एक्चुअल हिस्टोरिकल फिगर बताता है। चोल किंग के बारे में संगम लिटरेचर से पता चलता है और पता चलता है कि चोल किंग के एक डोनर थे, वो बहुत ज़्यादा दान किया करते थे, उसके बारे में हम लोगों को पता चलता है। RS शर्मा का क्या कहना है संगम लिटरेचर को लेकर के, तो कावेरी पत्तम एक शब्द है संगम लिटरेचर में आएगा। वो कावेरी पत्तम किसे कहा गया है, तो कावेरी रिवर वाले एरिया को कहा गया जिसमें केरल और तमिलनाडु का पार्ट आता है।
आर एस शर्मा ने यवन की बात कही है कि यवन कमिंग फ्रॉम देयर ऑन वेसल्स, यवन जो हैं वो अपने गाड़ी घोड़े जहाज से आए और यहाँ से मतलब जो कि एरिया कावेरी पत्तम है, इस एरिया का जिक्र किए हैं आर एस शर्मा कि कावेरी पत्तम जो कि अभी केरल और तमिलनाडु का पार्ट है, वहाँ से ये यवन अपने जहाज से आए और पीपर खरीद करके गए, सोना के मदद से सोना लेके आए, पीपर खरीद करके गए, कहाँ से, तो कावेरी पत्तनम से। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है संगम लिटरेचर को लेकर के। अब आते हैं हम लोग बुद्धिस्ट लिटरेचर पे। बुद्धिस्ट लिटरेचर में क्या है, तो त्रिपिटक है। बुद्धिस्ट लिटरेचर याद रखना है जो चीज़ वो ये कि ये पाली टेक्स्ट है, ये पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। उस वक्त क्योंकि संस्कृत बहुत ज़्यादा थी, इससे पहले हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो संस्कृत में था। संस्कृत में रहने का मतलब है कि वो बहुत बड़े बड़े विद्वान ही समझ सकते थे। ठीक, बड़े हम लोगों ने इसलिए इसलिए हम लोगों ने संहिता पढ़ा। हाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वो सब संस्कृत में लिखा हुआ था। वो सारे संहिता को निचोड़ करके पढ़ा गया ब्राह्मण के द्वारा। हम लोगों ने ऐतरेय, कौशितकी ब्राह्मण सबको पढ़ा जो कि संहिता के बाद आए थे। तो वो ब्राह्मण थे जो ऋग्वेद को समझे और उससे निचोड़ करके फिर से एक टेक्स्ट बनाए ताकि आम लोगों में भी वो खास ही थे। मतलब वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड संस्कृत था, उसको थोड़े से इजी संस्कृत में इन ब्राह्मणों ने लिखा, इसलिए हम लोग ब्राह्मण पढ़ते हैं। फिर उस ब्राह्मणों ने जो लिखा उसमें से ढेर सारे चीज़ों को वन में बैठे जो साधु संत थे उन लोगों ने लिखा, जिसे हम लोग आरण्यक बोलते हैं। ठीक है, वो भी उसे और ज़्यादा कम करने की कोशिश किया गया। फिर आए उपनिषद, भगवान के साथ पास बैठ के उपासना। तो वो जितने भी टेक्स्ट थे, पुराण थे, अभी हम लोगों ने जो भी पढ़े, उसमें आप कौटिल्य अर्थशास्त्र ये सब नहीं, ये सब छोड़ दीजिए। जितने भी संहिता थे, वैदिक टेक्स्ट जो भी थे, वेद में आने वाले जितने भी टेक्स्ट थे वो सब संस्कृत में लिखे हुए थे। इसीलिए बुद्ध ने एक नया लैंग्वेज में लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। उन्हें लगा कि कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लोगों तक नहीं पहुंच पाता है और वेदों की नॉलेज लोगों के पास नहीं होती है, जिस वजह से उन्हें उन पे अत्याचार किया जाता है। इसीलिए उन्होंने एक ऐसे लैंग्वेज में वेद लिखा जो कि आम लोग भी आसानी से समझ सके। ऐसे लैंग्वेज में उन्होंने उपदेश देना शुरू किया, वो है पाली लैंग्वेज। ठीक, बाद में हाँ, बुद्ध का जो है ये बुद्ध का जो वर्क है, लिटरेरी वर्क, वो चाइनीज और तिब्बत लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट हुआ, लेकिन मेन जो है वो पाली टेक्स्ट है। बुद्ध का लिटरेचर है त्रिपिटक। त्रिपिटक मतलब थ्री बास्केट, तीन बास्केट है, जिसमें एक है सुत्त पिटक, एक है विनय पिटक, एक है अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में क्या पढ़ने के लिए है, तो बुद्ध का उपदेश हमें सुत्त पिटक में मिलता है, स्टोरी के रूप में, कविता के रूप में, डायलॉग के रूप में। विनय पिटक में हमें 227 रूल्स और रेगुलेशंस जो कि मोंक के लिए बनाए गए थे। बुद्ध के जो अनुयायी होते हैं उन्हें मोंक बोलते हैं, और नन उनको बोलते हैं जो फीमेल अनुयायी होती है उसे नन बोलते हैं। तो मोंक और नन के लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए थे वो विनय पिटक में हैं। और अभिधम पिटक में क्या है पढ़ने के लिए, तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी, बुद्ध का फिलॉसफी अभिधम्म पिटक में हमें मिलेगा। तो अभिधम्म पिटक क्या था, तो ये हायर धर्म की बात करते थे। तो त्रिपिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश हैं, विनय पिटक में रूल्स और रेगुलेशंस हैं, और अभिधम्म पिटक में क्या है, बुद्धिस्ट फिलॉसफी है। उसके बाद बुद्धिस्ट सुत्त पिटक हम लोग देखते हैं, उसमें से सुत्त पिटक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अभी हम लोगों ने देखा यहाँ सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, उसमें से हम लोग अब सुत्त पिटक को पढ़ते हैं आगे। सुत्त पिटक में क्या है, 5 निकाय हैं, जिसे जानना बहुत जरूरी है। सुत्त पिटक में कितने निकाय हैं, तो 5 निकाय हैं। कौन कौन है, तो दिघ निकाय है, मज्जम निकाय है, संयुक्त निकाय है, अंगुत्तर निकाय है, और खुद्दक निकाय है। जिसमें से दिघ निकाय जो है वो लॉन्ग डिस्कोर्स है, इसमें बहुत लंबा उपदेश है, और खुद्दक निकाय में छोटे छोटे उपदेश हैं। फिर भी खुद्दक निकाय इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि खुद्दक निकाय से 3 शब्द निकल के आते हैं। एक आते हैं जातक, एक है थेर गाथा, और एक है थेरी गाथा। जातक कौन से हो गए, जातक जो है बुद्ध के पुनर्जन्म का स्टोरी जातक में मिलता है।
चाहे भगवान जिस भी रूप में जन्म लिए हों, वो सब के बारे में हमें जातक में मिलता है। थेर गाथा वो है जो मोंक के द्वारा लिखे गए थे उपदेश को, वो थेर गाथा में है। और थेरी गाथा जो फीमेल मोंक थी, जिसे हम लोग नन बोलते थे, NUNS, हाँ, तो इसके द्वारा जो लिखा गया वर्सेस था उसे थेरी गाथा कहते हैं। तो खुद्दक निकाय में जातक मिलता है, थेर गाथा मिलता है और थेरी गाथा मिलता है। ये बुद्धिस्ट निकाय था। बाकी हाँ, बुद्धिस्ट निकाय में अदर है एक मिलिंदापन। मिलिंदापन क्या है, तो मिनांदर, एक मिनांदर राजा थे, इंडो ग्रीक के थे। उन्होंने नागसेन जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनसे ढेर सारे क्वेश्चन आंसर किए और उन दोनों का क्वेश्चन आंसर को एक बुक में पिरोया गया, जिसे नाम दिया गया है मिलिंदापन। ये कब लिखा गया है, तो 1 BC से 1 सेंचुरी AD। तो ये सबसे हमें बुद्ध के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है और उस वक्त के इंडो ग्रीक पॉलिटिक्स क्या था वो सब के बारे में पता चलता है। बुद्धिस्ट का और भी है, महावामसा है और दीपवामसा है। ये सब श्रीलंका में लिखे गए हैं। तो ये दो इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि सिंघली श्रीलंकाई को ही कहते थे, वहाँ पे महावामसा लिखा गया और दीपवामसा लिखा गया। तो ये अब बचा लास्ट में जैन लिटरेचर। जैन लिटरेचर लिटरेरी सोर्स का आखिरी हम लोग पढ़ रहे हैं। जैन लिटरेचर प्राकृत में लिखा गया था। अभी हमने पढ़ा कि बुद्ध जो है वो पाली लैंग्वेज में देते थे, तो महावीर जी जो थे, जो जैन लिटरेचर के अनुयायी थे, वो प्राकृत में देते थे। प्राकृत अर्थ मगधी भाषा थी। इसमें महावीर के टीचिंग को पहली बार कंपाइल किया गया 14 पूर्व नाम में, 14 पूर्व के नाम से जाना जाता है, जिसमें महावीर जी के टीचिंग को पिरोया गया सबसे पहले। उसके बाद फिर एक अनुयायी जैन धर्म के थे, वो हैं स्थूलभद्र। उन्होंने 4 सेंचुरी BC में पाटलिपुत्रा में 12 अंग की को रिकंस्ट्रक्ट किए, रीस्ट्रक्चर किए। किसको? 12 अंग को। इस 12 अंग में वो महावीर के जो भी टीचिंग जो 14 पूर्व में था, उसे समेट करके 12 अंग में लिखे। फिर समय बीता और 5 सेंचुरी CE, लगभग 100 साल बाद, गुजरात के वल्लभी में क्या होता है, फिर से बैठक होती है और उसमें रिटेन फॉर्म में फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है ये सारे महावीर जी के टीचिंग को। उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है 12 अंग हैं, 12 अंग, 12 उप अंग जिसको कहेंगे, 10 क्या है, तो हाँ 10 परिक्रमा है, 6 छेद सूत्र हैं और 2 सूत्र हैं। तो ये सब पिरोया गया था वल्लभी गुजरात। याद रखेंगे कि जैन कल्चर का आखिरी बार जो एसोसिएशन हुआ और उसमें ये सारे चीज़ को पिरोया गया। लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे जैन 2 तरीके के थे, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। दिगंबर जो महावीर जी के पुराने विचारधारा को फॉलो करते थे, दिगंबर थे। जो चेंजिंग ला करके सफ़ेद कपड़े पहनने लगे हुए श्वेतांबर थे। तो ये जो 5 सेंचुरी BC वल्लभी गुजरात में फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया महावीर जी के उपदेश को, उसे श्वेतांबर ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन दिगंबर ने एक्सेप्ट नहीं किया। दिगंबर ने ये कहा कि हो सकता है ये सारे टेक्स्ट डुप्लीकेट हो, इसलिए मैं इसे नहीं मानूंगा। तो ये जैन लिटरेचर है। खैर 12 अंग, 12 उपअंग, 10 परिक्रमण, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये जैन का लिटरेचर है। ठीक, तो ये लिटरेरी सोर्स में जितना भी था सोर्स में पढ़ने के लिए हम लोगों ने पढ़ा। बाकी जैन बुद्ध आगे तो सब कुछ पढ़ने के लिए डिटेल से आएगा, हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो इसका आएगा वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स को लेकर के आएगा कि अभी तो हम लोगों ने लिटरेरी सोर्स, साहित्यिक सोर्स पढ़ा, आगे हम लोग आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक सोर्स को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।